In this lecture, we are going to discuss about chapter number 7 numerical problems. 7.1 की बात करते हैं. The speed of the wave on a typical string, एक string की बात हो रही है, is 24 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड गिवन है. ओके, what driving frequency आपने fundamental frequency find out करनी है, F1 जिसे आप कह सकते हैं. Will it resonate if its length is 6 मीटर, यानी एक string है हमारे पास, उसकी टोटल लेंथ है 6 मीटर. आपने क्या करना है, उसको प्लग करना है सेंटर से, जिसकी वजह से एक स्टेशनरी वेव बनेगी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इसका मतलब एक ही लोब डिस्कस होना है. ये बनी स्टेशनरी वेव. ठीक हो गया. अब ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना, ये उसने हमें बता दी है टोटल. दिस इज द लेंथ जो कि हमें गिवन है 6 मीटर्स. अब ये जो लेंथ है बेसिकली ये लैम्डा बाय 2 है. आप जानते हैं इन डिटेल हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है. लैम्डा बाय 2 की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर. तो यहां से लैम्डा इजीली निकल आएगा. जब लैम्डा निकल आएगा, v हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी. तो यही चीजें अब लिखते हैं गिवन डाटा में, फिर इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. गिवन, तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई गिवन की. अब इसके अंदर मेंशन करते हैं क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं. सबसे पहले स्पीड. तो स्पीड हमें कितनी बताई जा रही है? 24 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ यानी कैपिटल एल कह दें, और वो हमें गिवन है 6 मीटर्स. मुझे करना क्या है? फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. यहां पर लिख लेते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कह लें, या आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं. सो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी F1 होती है नॉर्मली, यहां पर आप उसे F ही मेंशन कर लें. और यहां पर हेडिंग क्या बनेगी हमारी? रिक्वायर्ड, यानी हमें फाइंड आउट करनी है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब. एक तरीका यह है जो अभी मैंने आपको बोला कि आप क्या करें, लेंथ की मदद से वेवलेंथ फाइंड आउट कर लें. और दूसरा तरीका आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. एज वी नो, हमने इन डिटेल ये टॉपिक पढ़ा था स्ट्रिंग के केस में कि F1 जो होता है दैट इज इक्वल टू V/2L. ये फॉर्मूला था. या अब इसके अलावा ये काम कर लें कि लैम्डा किसके इक्वल होगा? 2L के, क्योंकि यहां पर बेसिकली जो लेंथ है ये लैम्डा बाय 2 के इक्वल है, तो लैम्डा 2L के इक्वल है. तो यहां से लैम्डा आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 6, तो लैम्डा निकल आया 12 मीटर. जब लैम्डा आपके पास निकल आएगा तो उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करें V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और यहां से आप इजीली F निकाल लेंगे विच इज V/, लैम्डा. यहां पर भी वही चीज आएगी. ऊपर V है 24 और नीचे 2 इंटू एल यानी 2 इंटू 6, तो ये भी आपके पास आएगा 24/12. यहां पर भी यही चीज बनी. ऊपर V 24 है, नीचे लैम्डा की वैल्यू कितनी अभी निकाली मैंने? 12. तो दोनों तरह से आंसर सेम आएगा. इट्स अप टू यू, जो मर्जी मेथड आप यूज कर सकते हैं. इस मेथड में पहले लैम्डा निकाला है, उसके बाद V इज इक्वल टू एफ लैम्डा करके हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली, जो निकलेगी मेरे पास 2 हर्ट्ज. और दूसरा जो मेथड है डायरेक्ट फार्मूला यूज करने वाला, V/2L फार्मूला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इन केस ऑफ स्ट्रिंग. तो यहां पर भी आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 हर्ट्ज. सो वी कैन से कि रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज. अब इन दोनों में से जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं. लास्ट पे हेडिंग देते हैं रिजल्ट की, और यहां पर मेंशन कर देते हैं सो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज. दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल. इन शॉर्ट हमने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर हमें स्पीड गिवन थी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन थी, हमने दोनों को यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली फाइंड आउट कर ली फंडामेंटल, या आप उस लेंथ की मदद से क्या फाइंड आउट कर लें? वेवलेंथ. और फिर V इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज करके भी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सिंपल. न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं. द लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं फॉर अ गिटार स्ट्रिंग. अगेन स्ट्रिंग का केस डिस्कस हो रहा है इस क्वेश्चन में भी. ऑफ लेंथ 0.75 मीटर इज 400 हर्ट्ज, यानी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द स्ट्रिंग. यहां पर भी 100% वही कॉन्सेप्ट यूज करें जो पिछले न्यूमेरिकल में आपने यूज किया था, क्योंकि स्ट्रिंग का केस है. जस्ट लाइक आपके पास ये होगा, लेट्स से ये वही फर्स्ट हार्मोनिक की बात हो रही है, एक ही लूप बनेगा.
और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको बता दी गई है, दैट इज 0.75 मीटर। अब यहां से चाहें तो इसको डबल करके लेमडा निकाल लें, क्योंकि लेमडा 2L बनता है फर्स्ट लूप के केस में, या आप वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें फ्रीक्वेंसी वाला। क्या फॉर्मूला होगा? V/2L फर्स्ट हार्मोनिक के केस में या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में। सबसे पहले लिखते हैं फिर डाटा। तो मैंने हेडिंग बनाई गिवन की, और गिवन में हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। नंबर 1 हमें लेंथ बताई है, उस लेंथ के लिए मैं कैपिटल L मेंशन कर देता हूं, दैट इज 0.75 मीटर्स। और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, और फ्रीक्वेंसी कौन सी गिवन है? क्वेश्चन की वर्डिंग है कि लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल 400 हर्ट्ज। हमने करना क्या है? कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड को फाइंड आउट करना है, मींस v को फाइंड आउट करना है। यहां पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। अब अगेन दो मेथड होंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस न्यूमेरिकल। एक तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। कैलकुलेशंस में चलते हैं। अगर आप लोग वो फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो पहले आप लैम्डा निकालें, और लैम्डा किसके इक्वल होगा? आपको इसी लेंथ को डबल करना होगा, नंबर 1। और नंबर 2 आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें। एज वी नो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L, और यहां से v का रिलेशन आ जाएगा f मल्टीप्लाई बाय 2L। और अगर आप गौर करें तो ये 2L जो है ये बेसिकली लैम्डा ही है, तो वही फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0.75। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो बनेगा 1.5, और उसको 400 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा 600। और स्पीड क्या निकलेगी? यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और लास्ट पे यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के। सो मैंने हेडिंग बनाई रिजल्ट, और यहां पर हम लिख देते हैं कि सो रिक्वायर्ड स्पीड कितनी निकली? इज 600 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी, हमें लेंथ भी गिवन थी। इन दोनों को यूज करते हुए मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये यूज किया V/2L, और वहां से v इजीली फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करते हैं। अ ट्यूनिंग फोर्क A प्रोड्यूसेस 4 बीट्स। सबसे पहले हमें बीट्स गिवन है कितनी? 4 बीट्स पर सेकेंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क B। दूसरा ट्यूनिंग फोर्क कौन सा है? B। ओके, इट इज फाउंड दैट बाय लोडिंग B, ट्यूनिंग फोर्क B को हमने लोड कर लिया विद सम वैक्स। ओके, द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 6, यानी पहले बीट फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4, और बाद में कितनी हो गई? 6 हो गई पर सेकेंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज 320 हर्ट्ज, हमें A की फ्रीक्वेंसी बता दी है। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द B व्हेन लोडेड, आपने B की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं डाटा। मैंने हेडिंग बनाई गिवन, तो गिवन के अंदर चीजें मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बता दिए गई है सबसे पहले A की फ्रीक्वेंसी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी है? यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कौन सा है? A। तो मैं फ्रीक्वेंसी के साथ लिख देता हूं F के साथ A, और वो कितनी गिवन है? 320 हर्ट्ज। ओके, अब मुझे दो तरह की बीट फ्रीक्वेंसीज गिवन है। एक मुझे गिवन है, मैं लिख लेता हूं यहां पे FB, और साथ बल्कि पूरा बीट लिख देता हूं इनिशियल। इनिशियल का मतलब है बिफोर लोडिंग, वो कितनी है हमारे पास? 4, और यूनिट वही होगा हर्ट्ज, यानी 4 बीट्स पर सेकेंड यानी 4 हर्ट्ज। ओके, ये बिफोर लोडिंग की बात हो रही है। इसी तरह मैं यहां पर एक और लिखूंगा F बीट, यानी बीट फ्रीक्वेंसी F लिख लेता हूं, मतलब फाइनल यानी आफ्टर लोडिंग, वो कितनी गिवन है हमें? 6 हर्ट्ज। दिस इज बेसिकली बिफोर लोडिंग। जब आपने B को लोड नहीं किया था विद वैक्स। और ये क्या होगा हमारे पास? आफ्टर लोडिंग, जब आपने B को वैक्स के साथ लोड कर दिया, तो फिर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई? 6 बन गई। ये चीजें हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क B। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ B का मतलब क्या होगा? FB, यानी B ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड आउट करना है।
ये रिक्वायर्ड है हमारे पास। सबसे पहले मुझे बताएं बी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है लोडिंग से पहले। सोचें 2 मिनट के लिए। आप कहेंगे कि सर ए वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर 320 है तो बी वाले की या तो उससे 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी, क्योंकि इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी 4 थी। तो यही चीज मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले कि बिफोर लोडिंग, यहां पर लिख लेते हैं बिफोर लोडिंग, जो आपके पास एफ बी है ना, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, कौन सी बात हो रही है, ये इनिशियल इनिशियल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। या तो वो हो सकती है 320 प्लस 4, ये बनेगा 324 हर्ट्ज, या हमारे पास यही हो सकती है एफ बी यानी इनिशियल, दैट इज 320 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 316 हर्ट्ज, क्योंकि इन दोनों के केस में बीट फ्रीक्वेंसी 4 ही बनेगी, क्योंकि इसका भी 320 से डिफरेंस 4 है, इसका भी 320 से डिफरेंस कितना है, 4 है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा बी की बताओ, उसने कहा लोड करने के बाद बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब इसको मैं दो तरह से आपको आंसर करूंगा। एक तो लॉजिकली, जरा 2 मिनट के लिए सोचें कि जब हम बी को लोड करेंगे तो लोड करने से उसका मैस बढ़ेगा, मैस बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फिर बीट फ्रीक्वेंसी बनती है 6। अब 320 से आपने कंपेयर करना है। लेट से अगर मैं 324 को देखूं तो 324 है, जब इसे लोड करोगे आप तो क्या होगा, लोड करने से वैक्स के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जब 324 से आंसर कम होगा, लेट से वो कम होके हो गया 322, सपोज दैट। अब वो 322 का जब इस 320 से डिफरेंस देखेंगे, वो डिफरेंस तो कम हो गया, मजीद 4 से भी कम हो गया। तो इसका मतलब है 324 मेरा आंसर नहीं हो सकता, यानी ये वाला ट्यूनिंग फोर्क नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं दूसरे पे गौर करूं 316, जब इसको लोड करोगे वैक्स के साथ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, कम होके लेट से ये 314 पे चली गई। अब इस 314 का 320 से डिफरेंस चेक कर लें, 6 का बन जाता है। तो यस, इसका मतलब है जो बी है आपके पास ट्यूनिंग फोर्क, उसकी इनिशियली क्या होगी 316, और लोड करने से कितनी हो जाएगी 314। अब 314 आंसर मैं कैसे निकालूं, ये मैं अब यहां पर करने जा रहा हूं। नाउ मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, एक तो मैंने लॉजिकली सारी कहानी सुना दी, अब मैं दूसरा फॉर्मूला यही यूज करूंगा कि फॉर्मूला क्या होता है, एफ बीट यानी बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है डिफरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज करनी है, फाइनल वाली, लोडिंग के बाद वाली। यहां से आप एफ बी निकाल लेंगे, एफ बी को इस तरफ ले आए, बीट फ्रीक्वेंसी उधर ले जाएं, तो एफ बी विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली, फाइनल वाली। वैल्यूज पुट करें, 320 माइनस 6, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 314 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क जो है वो 314 हर्ट्ज बन जाती है जब उसे आपने क्या किया था, लोड किया था वैक्स के साथ। यही मैं लिखूंगा लास्ट पे रिजल्ट में, रिजल्ट। सो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी is 314 हर्ट्ज। दिस इज द आंसर। ये तो एक डिटेल तरीका था, शॉर्टकट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको सिंपली याद रखना है, अगर आपको एक की फ्रीक्वेंसी गिवन हो ना 320 और दूसरों के आपने लोड की है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो फाइनल बीट फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे यहाँ पे 6 थी, तो आपने इस 320 में से यानी एक की फ्रीक्वेंसी में से 6 को माइनस कर देना है, आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और दूसरा ये इन डिटेल मैंने आपको बता दिया, हमें एक फ्रीक्वेंसी गिवन थी, दो तरह की बीट फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, 4 और 6। हमने क्या किया, यहां से सबसे पहले इनिशियल सपोज कर ली, क्या बनती है 324, और दूसरी क्या थी 316। अब इनमें से कौन सी असल थी, जिसको वैक्स करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आएगा, वो मैंने डायरेक्टली एक तो लॉजिकली आपको बता दिया 314 बनता है, और दूसरा इस फॉर्मूले की मदद से भी मैंने 314 आपको निकाल के बता दिया कि फाइनल बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी का यही तो फॉर्मूला होता है, और यहां से इजीली हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो सिंपल। न्यूमेरिकल 7.4 की बात करते हैं। अ स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन। हमें क्या चीज यहां पर बताई जा रही है, एक स्टील वायर है मेरे पास, लेट्स से दिस इज अ स्टील वायर। आगे जाके उसका डायमीटर भी गिवन है, इसलिए मैं थोड़ी सी थिक बना लेता हूं। ये स्टील वायर है मेरे पास, काफी थिक मैंने आपको शो करवा दी,
उसको हमने सस्पेंड किया हुआ एक सपोर्ट के साथ, ओके, और साथ एक मैस को हैंग करवा दिया, यानी वो एक मैस को संभाल रहा है यहाँ पे, और वो मैस कितना है हमारे पास, बल्कि उसका वेट गिवन है 80 न्यूटन। ये स्टील वायर है हमारे पास ऊपर, ओके। एट इट्स लोअर एंड यानी मैस लोअर एंड पे है। द डायमीटर ऑफ द वायर यानी वायर का जो डायमीटर है मींस जो थिकनेस है वो हमें बता दी गई है 0.50 मिलीमीटर एंड इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द वेट इज 1.5 मीटर, यानी स्टील वायर की जो टोटल लेंथ हमें बता दी गई है ना, दैट इज 1.5 मीटर अप टू द वेट, ओके। फिर क्या कहते हैं, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि एमिटेड बाय द वायर, ये जो वायर आपको नजर आ रही है ना, ये जो मैंने काफी थिक आपको वायर दिखाई है, इसको सेंटर से प्लग किया है, और प्लग करने से वही सिनेरियो होगा कि इसका लूप बनेगा ऑब्वियसली ऐसे करके, और आपने क्या करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, और हमें डेंसिटी भी गिवन है स्टील वायर की। अब ये क्यों गिवन है आगे जाके देखते हैं, क्या इसको हमने यूज करना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सारा डाटा। स्टार्ट में हमें वेट गिवन है 80 न्यूटन, मैं यहां पर लिखता हूं गिवन की हेडिंग, और उसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा वेट, और वेट मुझे कितना बताया है, 80 न्यूटन। उसके अलावा मुझे डायमीटर गिवन है, डायमीटर को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं, 0.50 लिखने की जरूरत नहीं है, मिलीमीटर, यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बनेगा इन मीटर्स। उसके बाद हमें लेंथ भी गिवन है स्ट्रिंग की, बल्कि स्टील वायर की, 1.5 मीटर्स, और लास्ट पे हमें डेंसिटी भी बता दी गई है, डेंसिटी ऑफ द स्टील वायर। डेंसिटी कितनी है, 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सब कुछ गिवन है, और मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी। फ्रीक्वेंसी, दिस इज एफ, और इसकी हेडिंग क्या होगी, रिक्वायर्ड। कैसे करें, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोच लें 2 मिनट के लिए फॉर्मूला। तो आप कहेंगे कि सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग के केस में हमने पढ़ी थी F इज इक्वल टू V/2L। अब इस क्वेश्चन में L तो गिवन है लेकिन V नहीं गिवन, तो पहले V निकालो, और V फाइंड आउट करने के लिए मुझे करना होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। ये V का फॉर्मूला है अंडर रूट में। टेंशन तो मैं बड़े आराम से कह दूंगा कि स्ट्रिंग के अंदर जितना वेट सस्पेंड हुआ है, जितना वेट डाउनवर्ड है, उतनी ही टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी, अपवर्ड होगी। यानी टेंशन की बात हो रही है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो अपवर्ड होगी वो कितनी होगी, 80 न्यूटन। ये तो हो गया। मास पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा मुझे, और मास निकालने के लिए मुझे डेंसिटी और वॉल्यूम चाहिए। मतलब मुझे सबसे पहले वॉल्यूम निकालना मेरा मकसद है, और वॉल्यूम से पहले मुझे एरिया चाहिए। तो काफी चीजें यहां पर निकालनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले एरिया बनाते हैं। एज वी नो, एरिया ऑफ द वायर क्या फॉर्मूला होगा, पाई इंटू आर स्क्वेयर। पाई आर की जगह लिख दें d/2, यानी डायमीटर का हाफ, और ऊपर स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला बन गया पाई d²/4। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। पाई की वैल्यू आप डायरेक्टली भी कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं पाई, और डी की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन में गिवन थी, डिवाइडेड बाय 4, और 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर भी आना है। क्या बनेगा आपके पास, ये 0.5 का स्क्वायर लेंगे 0.25, 7 पाई, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ये बनेगा -6 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास आ गया बेसिकली एरिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0.25 को पाई से मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करें, तो ये पोर्शन बनेगा 0.196 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। इसको साइंटिफिक में लिख लें, डेसिमल एक डिजिट इधर ले जाएं, पावर -1 हो जाएगी, तो ओवरऑल ये बनेगा 1.96 और 10⁻⁻1, और ये -6 मिलके बन गया -7 मीटर स्क्वायर। एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया। नाउ असल टारगेट है मुझे V निकालना है, और V का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था F/m अंडर रूट, और ये M क्या है, ये मास नहीं है,
ये मास पर यूनिट लेंथ है। यही चीज निकालो सबसे पहले, मास पर यूनिट लेंथ। और मास पर यूनिट लेंथ के लिए हम स्मॉल m ही लिखते हैं। और मास क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, यानी ऊपर मास आएगा नीचे लेंथ आएगी। मास कैसे निकालें भाई? आप कहेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय लेंथ एज इट इज। अब ये कहां से फॉर्मूला आया? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी का मास ओवर वॉल्यूम, और यहां से मास का फॉर्मूला आ जाता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और ये m मास पर यूनिट लेंथ है। सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ओवर लेंथ। वैल्यूज पुट करें। डेंसिटी हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देख लेते हैं। 7.8 इंटू 10⁻³ 7.8 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? बेसिकली वॉल्यूम की जगह आप लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि एरिया स्टील वायर का, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ही बन जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये लेंथ और लेंथ आपस में कैंसिल, एरिया की वैल्यू पुट करें। 7.8 है, 10⁻³ है, यानी डेसिमल 3 डिजिट आगे ले जाएं तो ये 7800 बनेगा। और एरिया मैंने कितना फाइंड आउट किया है अभी? 1.96 इंटू 10⁻⁻7 1.96 इंटू 10⁻⁻7। इसे सॉल्व करें। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, 7800 को 1.96 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 15288, ओके। और ये 10⁻⁻7 एज इट इज। इसको भी साइंटिफिक में लिख लें आप, बेशक डेसिमल को यहां से रिमूव करें, यहां पर ले आए 1 और 5 के दरमियान, तो ये 1.5288 है, तो 1.53 लिख लें। 10⁻⁻, ये 4 बनता है, 4 डिजिट की शिफ्टिंग हुई है, और वो 10⁻⁻7 है, तो इसका मतलब ये पोर्शन बना 1.53 इंटू 10⁻⁻3। ये क्या चीज निकल रही है? मास पर यूनिट लेंथ, यानी किलोग्राम पर मीटर। मास ओवर लेंथ की वैल्यू आ गई। अब नाउ F की वैल्यू किसके इक्वल होगी? टेंशन इन द स्ट्रिंग। और टेंशन किसके बराबर होगी? वेट। और वेट हमें गिवन है 80 न्यूटन, तो इसका मतलब है टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो 80 न्यूटन हमारे पास मौजूद है। अब इन दोनों को यूज करें और फाइंड आउट करें V की वैल्यू। एज वी नो V इज इक्वल्स टू F ओवर मास पर यूनिट लेंथ अंडर रूट, वैल्यूज को पुट करें, 80 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻3। क्या बनेगा ये? ऊपर 80 और नीचे डेसिमल को 3 डिजिट बैकवर्ड ले जाएं, 0.0015, और अब इन दोनों को डिवाइड करें। जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या ले लें? अंडर रूट ले लें। सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर इन दोनों की रेशियो लें और फिर अंडर रूट ले लें, तो आपका रिजल्ट आएगा 228.58 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड आ चुकी है, अब जाके हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ असल जो चीज उसने पूछी थी वो अब आने जा रही है। सो वी कैन से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? V ओवर 2L। सो 228.58 डिवाइडेड बाय 2 इंटू L की वैल्यू कितनी थी? 1.5। तो 1.5 इंटू 2 ये बनेगा 3। तो आप सिंपली कैलकुलेटर पकड़ें, 228.58 को 3 के साथ कर दें डिवाइड, तो 76.2 आपका आंसर आ जाएगा। 76.2 हर्ट्ज। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। यही लास्ट में मैं लिखूंगा रिजल्ट में। तो यहां पर हेडिंग बनाते हैं रिजल्ट की। सो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज कितनी निकली मेरे पास? 76.2 हर्ट्ज। एक लेंथी क्वेश्चन लाजमी था लेकिन मुश्किल नहीं था। हमने क्या किया ओवरऑल, अगर क्वेश्चन में वापस जाएं तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्टील वायर के केस में डाटा गिवन था, हमें एक सस्पेंडेड वेट गिवन था, हमें स्टील वायर की लेंथ गिवन थी, हमें उसका डायमीटर गिवन था, उसकी डेंसिटी गिवन थी, और मुझे फाइंड आउट क्या करना था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पे जाने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है V ओवर 2L, मुझे पहले V चाहिए, और V के लिए मैंने लंबी चौड़ी यहाँ पे तगदो की। सबसे पहले मैंने एरिया निकाला, उसके बाद मैंने क्या किया?
मास पर यूनिट लेंथ में जाना था। मास पर यूनिट लेंथ के लिए मैंने मास यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किया, पर यूनिट लेंथ नीचे लेंथ लिखा, फिर डेंसिटी को मैंने लिखा, वॉल्यूम की जगह मैंने एरिया इनटू लेंथ मेंशन किया, लेंथ कैंसिल हुई, वैल्यूज पुट की, मेरे पास मास पर यूनिट लेंथ आया। टेंशन इन द स्ट्रिंग वेट के ही बराबर थी जो क्वेश्चन में गिवन है 80 न्यूटन। उसके बाद मैंने v निकाला F/m अंडर रूट वाले फॉर्मूले से, और फिर जाके लास्ट पे हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट किया अपने इस असल फॉर्मूले की मदद से। थोड़ा लेंथी जरूर था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें पता होनी चाहिए। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is 500 watt per meter square. Okay. Determine the amount of energy, आपने एनर्जी को फाइंड आउट करना है, that falls on the solar panel having the area of 0.5 meter square in 4 hours. हमें टाइम भी गिवन है। मैंने हेडिंग बनाई यहां पर गिवन की, और सबसे पहले देखते हैं हमें क्या चीजें बताई जा रही हैं। नंबर 1 हमें बताया जा रहा है इंटेंसिटी की वैल्यू, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जो हमें गिवन है। इंटेंसिटी क्वेश्चन की सेकंड लाइन में आपको नजर आ रही होगी, आई लिख लें, दैट इज 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है, एरिया। एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें, दैट इज 0.50 मीटर स्क्वायर इन 4 आवर्स, यानी मुझे टाइम भी बता दिया गया है, लेकिन वो टाइम है आवर्स में। तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट तो सेकंड्स होता है, तो इसे कन्वर्ट करें। आवर से आपने मिनट्स में जाना है, 60 से मल्टीप्लाई करो, मिनट से फिर सेकंड में जाना है, फिर 60 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आपके पास बनेगा 14400 सेकेंड्स। ये आपके पास बना गिवन। और फाइंड आउट क्या करनी है मुझे, एनर्जी। एनर्जी को आप W भी कह सकते हैं, आप E भी लिख सकते हैं। ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या हेडिंग सूट होनी चाहिए, रिक्वायर्ड। तो मैंने यहां पर रिक्वायर्ड मेंशन कर दिया। अब चलते हैं कैलकुलेशंस में। सो कैलकुलेशंस में सोचें 2 मिनट के लिए, क्या फॉर्मूला मैं यूज करूं। क्या आप जानते हैं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया, क्योंकि इंटेंसिटी होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट मतलब पावर, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, यही बनता है फॉर्मूला। अब आगे चलें, पावर। पावर क्या होती है, वर्क डन ओवर टाइम, यानी एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम ओवर एरिया। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये क्या बनता है, E, और नीचे T लिखा हुआ है ना, वो T इस एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A इंटू टी आप इसे लिख सकते हैं। अब यहां से एनर्जी का रिलेशन बना लो, तो एरिया और टाइम आके I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा A इंटू आई इंटू टी, एरिया, इंटेंसिटी और टाइम। अब क्वेश्चन के अंदर एरिया कितना था, 0.5। क्वेश्चन के अंदर इंटेंसिटी कितनी थी, वो थी 500। यहां पर लिखें 500, और टाइम कितना था 14400। इन तीनों को कर दें मल्टीप्लाई, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर आपका रिजल्ट बनेगा 36 के आगे 5 जीरोस होंगे, और यूनिट आपका जाउल है। वैसे तो ये आंसर ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा इसको साइंटिफिक में लिख लें, 3.6 और 10⁻⁶ बनेगा, क्योंकि यहां से 6 डिजिट की शिफ्टिंग होगी इन जाउल्स, तो दिस विल बी द एनर्जी। और यहां आप लिख सकते हैं इसको 3.6 मेगा जाउल, क्योंकि 10⁶ को मेगा भी कह सकते हैं। और यही आपका इस न्यूमेरिकल का क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो लास्ट में हम लिख देते हैं, रिजल्ट की हेडिंग बनाते हैं, और उसमें हम मेंशन कर देंगे कि सो रिक्वायर्ड, क्या फाइंड आउट करनी थी मुझे, एनर्जी। तो इसीलिए मैंने लिखा कि रिक्वायर्ड एनर्जी इज 3.6 मेगा जाउल। दिस इज द आंसर। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटेंसिटी गिवन थी, हमें एरिया भी गिवन था, टाइम भी गिवन था, एनर्जी निकालनी थी। मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया, वहां से पावर की जगह एनर्जी ओवर टाइम लिखा, और एनर्जी को रीअरेंज करके एक फॉर्मूला बना लिया, उसमें वैल्यूज पुट की, सारी मौजूद थी, और मेरे पास इजीली आंसर आ गया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 7.6 की बात करते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करेंगे। इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज 16 वॉट पर मीटर स्क्वायर, साथ साथ डाटा लिखते हैं, गिवन।
हमें क्या चीज बताई जा रही है सबसे पहले? इंटेंसिटी। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं इंटेंसिटी की वैल्यू आई, और वो कितनी है? 16 वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड द एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर। हमें जो दूसरी चीज बताई जा रही है वो है एम्पलीट्यूड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ, और वो है 2 मीटर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के? यानी मुझे वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट करनी है, मींस के की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। और हेडिंग क्या बनेगी यहां पर? रिक्वायर्ड के नाम से। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। तो सोचें आप लोग कि क्या फॉर्मूला यहां पर यूज होना चाहिए। तो आपके जहन में वही फॉर्मूला आएगा जो आपने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है थ्योरी में। एज वी नो आई इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वेयर, क्योंकि आपने ये पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वेयर, और वहां से ये के टाइम्स ए स्क्वेयर फॉर्मूला बना था। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दें। इंटेंसिटी है 16, के मुझे फाइंड आउट करना है, और ए की वैल्यू है 2 और उसके ऊपर है स्क्वेयर। तो ये बनेगा 16 ओवर 2 का स्क्वेयर कितना हो गया? 4 इज इक्वल टू के, और यहां से के की वैल्यू आएगी 4। 16 ओवर 4 कितना होता है? 4, और यूनिट होगा वॉट पर मीटर पावर 4, क्योंकि 16 क्या था? वॉट पर मीटर स्क्वायर, और नीचे 4 क्या है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर बनता है। तो ऊपर वॉट पर मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर, तो ये बनेगा वॉट पर मीटर पावर 4। दिस विल बी द रिजल्ट, और यही लास्ट में हम लिख देंगे रिजल्ट की हेडिंग बना के। सो यहां पर लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के यानी कांस्टेंट इज 4 वॉट पर मीटर पावर 4। सो दिस विल बी द आंसर। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इंटेंसिटी भी गिवन थी, एम्पलीट्यूड भी गिवन था, मुझे के निकालना था। मैंने सिंपल ये फॉर्मूला यूज किया और इसमें से के की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली। सो सिंपल। अब चलते हैं पार्ट बी की जानिब। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। इफ द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज 25, इस दफा क्या चीज गिवन है हमें? सबसे पहले इंटेंसिटी लिख लेते हैं गिवन में, और वो हमें कितनी गिवन है? 25। सो इंटेंसिटी इज आई, कैपिटल आई, जिसको मैं लिख लेता हूं 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड द कांस्टेंट, इस दफा कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। ए पार्ट में कांस्टेंट पूछा था, इस दफा उसने खुद ही बता दिया हमें, 5 वॉट पर मीटर पावर 4। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? हमें क्या फाइंड आउट करना है इस दफा? एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करना है, मींस हमें कैपिटल ए को फाइंड आउट करना है। तो क्या हेडिंग बनाएंगे यहां पर? आप कहेंगे सर रिक्वायर्ड। अब क्या करें? सेम फॉर्मूला यूज होगा जो पार्ट ए में चला था। तो पहले तो कैलकुलेशंस की हेडिंग बनाएं, कैलकुलेशंस, और उसके अंदर वही फॉर्मूला यूज करें जो पार्ट नंबर ए में आपने इस्तेमाल किया था। एज वी नो आई इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वेयर। यहां से इजीली ए निकल आएगा। आई की वैल्यू क्या है? 25। के की वैल्यू हमें 5 गिवन है इस दफा, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर। तो ये बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो क्या बना है? 25 ओवर 5, 5 बनेगा ना। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, और अब दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें, तो ए स्क्वेयर का भी अंडर रूट और दूसरी तरफ 5 का भी अंडर रूट आ जाएगा, और आपका यहां से रिजल्ट आएगा ए की वैल्यू 5 का अंडर रूट बनेगा 2.24, और यूनिट होगा मीटर। दिस विल बी द एम्पलीट्यूड। और लास्ट पे लिख देते हैं रिजल्ट। सो रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड क्या फाइंड आउट किया हमने? 2.24
मीटर्स। दिस विल बी द आंसर। तो इन शॉर्ट पार्ट बी के अंदर भी इंतहाई इजी डाटा था। हमें इंटेंसिटी गिवन थी, के की वैल्यू गिवन थी, एम्पलीट्यूड निकालना था। सेम फॉर्मूला हमने यूज किया पार्ट ए वाला, उसमें वैल्यूज पुट की और इजीली मेरे पास ए की वैल्यू निकल आई विच इज 2.24 मीटर्स। सो सिंपल। सेवंथ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसमें भी दो पार्ट हैं, पार्ट ए और बी। पहले ए करते हैं। अ साउंड सिस्टम प्रोड्यूसेस पावर। सबसे पहले हमें जो चीज बताई जा रही है दैट इज पावर। और पावर हमें कितनी बताई जा रही है यहां पर? P की वैल्यू यानी 200 वॉट्स यानी कैपिटल W। ओके, इफ द साउंड इज डायरेक्टेड एट अ क्राउड विद द एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया भी गिवन है, और कितना एरिया गिवन है? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया 150 मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? मुझे फाइंड आउट क्या करना है यहां पर? इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इंटेंसिटी मींस कैपिटल आई, ये रिक्वायर्ड है। तो हेडिंग क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली रिक्वायर्ड ही होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड में हमें चाहिए इंटेंसिटी। अब हम चलेंगे कैलकुलेशंस की जानिब। तो सोचें आप लोग कि इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले भी ये बात हो चुकी हुई है कि इंटेंसिटी जो है ना, ये पावर डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होती है। क्योंकि इंटेंसिटी होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पावर मीटर स्क्वायर मींस एरिया। वैल्यूज पुट कर दें। पावर कितनी है यहां पर? 200, और एरिया कितना है? 150। सिंपल पकड़ें कैलकुलेटर, 200 को 150 पे डिवाइड करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.33। और यूनिट क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या? इंटेंसिटी। और यही चीज मैं लास्ट पे लिखूंगा रिजल्ट में। सो रिजल्ट की हेडिंग बनाते हैं। सो वी कैन से सो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी इज, रिक्वायर्ड इंटेंसिटी कितनी फाइंड आउट की हमने? 1.33। सो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी इज 1.33 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो सिंपल। इस पार्ट के अंदर हमें पावर और एरिया गिवन था। हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया P ओवर A, वहां से इजीली इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लिया। ये था पार्ट A। इसी तरह चलते हैं पार्ट B में। पार्ट B के अंदर क्या कहते हैं? अ लाइट बल्ब एमिट्स 100 वॉट्स ऑफ पावर। इस दफा पावर कितनी है? 100 वॉट। तो लिखते हैं गिवन। सबसे पहले हम पावर लिखेंगे, पावर को डिनोट करेंगे कैपिटल P के साथ, 100 वॉट्स। फिर क्या कहते हैं? इफ द लाइट इज स्प्रेड आउट evenly over the sphere with the surface area। इस पार्ट में भी हमें एरिया गिवन है, दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। और अगेन मुझे क्या करना है? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी यहां पर भी हमें इंटेंसिटी को ही फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक पार्ट ए। इंटेंसिटी मींस कैपिटल आई। और यहां पर फिर मैं क्या हेडिंग बना लेता हूं? रिक्वायर्ड की। ओके, चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। और आप लोगों ने क्या करना है? वही फॉर्मूला जो पार्ट ए में आपने यूज किया था वही यहां पर दोबारा इस्तेमाल कर लेना है। यानी इंटेंसिटी का फॉर्मूला P ओवर A यानी पावर डिवाइडेड बाय एरिया। क्या बनेगा आपके पास? पावर कितनी थी? 100 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? 400। तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी 0.25 आपका बनेगा रिजल्ट। तो 0.25 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इन दिस क्वेश्चन। और यही चीज हम लास्ट पे लिखेंगे रिजल्ट में। तो हेडिंग बनाए रिजल्ट की और वहां पर लिख दें सो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी। सो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी इज, रिक्वायर्ड इंटेंसिटी इज कितनी निकली हमारे पास? 0.25 वॉट पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में भी हमने यही काम किया था, वहां पर भी हमने पावर ओवर एरिया फॉर्मूला यूज किया। सेकंड पार्ट बी पार्ट के अंदर भी यही काम हुआ, पावर और एरिया गिवन थे, हमने उसको यूज किया, डिवाइड किया पावर को एरिया के साथ और इजीली मेरे पास इंटेंसिटी
निकल आई। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात करते हैं। अ रेडियो एंटीना ब्रॉडकास्ट 500 वॉट्स ऑफ पावर। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? सबसे पहले पावर, तो गिवन में लिखते हैं पावर, P के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे और वो गिवन है हमें 500 वॉट्स। ओके, इफ द सिग्नल इज रिसीव्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ना, बेसिकली यहां पर ये रेडियस के बराबर होगा। कैसे होगा मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। 10 किलोमीटर्स का मतलब होगा 10,000 मीटर्स। और मुझे करना क्या? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल? आपको इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। अब इंटेंसिटी फाइंड आउट करने से पहले जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। पहले यहां पे हेडिंग बना लेते हैं, रिक्वायर्ड। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो डिस्टेंस है 10,000 मीटर, ये रेडियस क्यों है? देखें, लेट्स से हमारे पास एक एंटीना है, दिस इज द एंटीना। अब वो सिग्नल थ्रो करता है, यहां से 10 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, ये है 10 किलोमीटर, वहां पे सिग्नल रिसीव हुआ, उसने बोला। अब 10 किलोमीटर इधर को भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इधर को भी हो सकता है, 10 किलोमीटर यहां पर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इस साइड पे भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इस साइड पे भी हो सकता है, यानी हर तरफ 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे वो सिग्नल रिसीव हो सकता है। तो अगर आप ओवरऑल गौर करें तो क्या ये डायग्राम एक सर्कुलर फॉर्म नहीं बन रही पूरी? तो अगर आप ये सर्कुलर फॉर्म में से देखेंगे तो क्या ये 10 किलोमीटर रेडियस नहीं बनता? फिर एक और चीज, ये सिर्फ सर्कल नहीं है, जो एंटीना से सिग्नल निकलेगा वो सिर्फ 2 डायमेंशनली थोड़ी जाएगा कि एक सर्कल बन रहा है, वो तो 3D होगा ना, कि ये सिग्नल अगर राइट लेफ्ट अप डाउन जा रहा है तो यहां पर आपकी तरफ भी तो होगा ना, यानी आउट ऑफ द स्क्रीन भी तो होगा, इनटू द स्क्रीन भी तो होगा। तो एक्चुअली ये जो शेप है ये सर्कल नहीं है, ये एक सफेयर है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल। तो यहां पर ये जो रेडियस है, दिस इज अ रेडियस ऑफ द सफेयर। ये जो 10 किलोमीटर है वो ये 10 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है। आउट ऑफ द स्क्रीन भी 10 किलोमीटर हो सकता है, इनटू द स्क्रीन यानी दूसरी तरफ भी 10 किलोमीटर हो सकता है। 3 डायमेंशनली सिग्नल स्प्रेड होगा। अब ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मुझे इस आर को यूज करते हुए एरिया निकालना है, क्योंकि मुझे इंटेंसिटी के फॉर्मूले में P ओवर A यानी पावर ओवर एरिया यूज करना है ना। तो एरिया मुझे सफेयर का इस्तेमाल करना है, जिसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पर हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस, और अब जरा गौर करिएगा, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी जो मैंने बताई है। सो कैलकुलेशंस, एज वी नो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया, यानी पावर डिवाइडेड बाय 4πr²। ये एरिया ऑफ द सफेयर का फॉर्मूला है। पावर कितनी है इस क्वेश्चन में? 500 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 कर लें, और r², r का मतलब है 10,000 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब सिंपली आप पकड़ें कैलकुलेटर और इसको सॉल्व कर लें। ऊपर आपके पास 500 है, मतलब 5 इंटू 10 की पावर 2 कहा जा सकता है, और नीचे आप इस 4 और 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास आएगा 12.568। और आप कहेंगे सर ये 10,000 का स्क्वायर किधर गया? 10,000 का मतलब है 10 की पावर 4, 4 जीरो है ना, और ऊपर स्क्वायर भी है, तो 10 की पावर 4 का स्क्वायर, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये 10 की पावर 8 आ रहा है। अब क्या करें? अब ये 5 को 12.568 के साथ डिवाइड कर दें, तो कैलकुलेटर पकड़ें, 5 डिवाइडेड बाय 12.568 करो, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.397, 0.397। और 10 की पावर ऊपर 2 है, नीचे वाला 8 ऊपर जाके क्या हो गया? माइनस। तो ये बनेगा 0.397 है। आप इसको 0.4 भी समझ सकते हैं राउंड ऑफ करके, और 10⁻⁻6 बनता है। अब इसे साइंटिफिक में लिख लें, डेसिमल एक डिजिट इस साइड पे ले जाएं, तो ये बनेगा 4 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि राइट साइड पे गया डेसिमल, और ये 10 की पावर -6 एज इट इज। ओवरऑल आपका आंसर बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। और इंटेंसिटी की बात हो रही थी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। और लास्ट पे यही चीज हम हेडिंग बनाते हैं रिजल्ट की, और इसको लिख लेते हैं। सो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी
रिक्वायर्ड इंटेंसिटी इज, कितनी निकली हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ वॉट पर मीटर स्क्वायर। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर असल टेक्निक यही थी। पावर तो गिवन थी, डिस्टेंस गिवन था हमें, वो रेडियस मैंने कहा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और वो रेडियस भी किसका था, सफेयर का, क्योंकि सिग्नल 3 डायमेंशनली स्प्रेड होगा और मैंने सफेयर का एरिया निकालना था। तो फॉर्मूले के अंदर पावर और नीचे एरिया, सफेयर का एरिया निकाला मैंने, पावर को उसके साथ डिवाइड किया, कैलकुलेशंस की और मेरे पास रिजल्ट आ गया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 9 की बात करते हैं। एन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। एक ऑर्गन पाइप की लेंथ है 1 मीटर। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल, मतलब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, एंड द फर्स्ट 2 हार्मोनिक्स। यहां पर होना ये चाहिए था नेक्स्ट 2 हार्मोनिक्स, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है। तो हमने फंडामेंटल और उससे अगली 2 फ्रीक्वेंसीज यानी हार्मोनिक्स को फाइंड आउट करना है। 2 कंडीशंस हैं। पार्ट ए में कहते हैं इफ द पाइप इज ओपन एंड बोथ एंड्स, और बी में कहता है इफ द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, और स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है। मैं सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करूंगा क्योंकि दोनों में डिफरेंट कंडीशंस है ना। तो पार्ट ए में क्या है, पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स। यहां लिख लेते हैं पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, यानी पाइप जो है ऑर्गन पाइप वो दोनों एंड से क्या है, ओपन है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा। सबसे पहले हमें ऑर्गन पाइप की लेंथ गिवन है क्वेश्चन के स्टार्ट में और वो है 1 मीटर। तो यहां पर लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू L 1 मीटर, और क्वेश्चन के लास्ट पे हमें स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है, उसे हम V कह लेते हैं, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। हमें करना क्या है, 3 फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, फंडामेंटल और नेक्स्ट 2। यहां लिखते हैं नंबर 1 वी हैव टू फाइंड फंडामेंटल। फंडामेंटल को फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जा सकता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम F1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट 2 हार्मोनिक्स का मतलब क्या होगा, ये तो फर्स्ट हार्मोनिक है ना, उसके बाद आएगी सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, या सेकंड हार्मोनिक लिख लें, सेकंड हार्मोनिक, उसे मैं F2 कह लेता हूं, और इसी तरह मैं यहां पर मैं लिखूंगा थर्ड हार्मोनिक, और उसको हम लिख लेंगे F3। ये 3 चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। हालांकि जब दूसरा पार्ट में सॉल्व करूंगा ना, जिसमें पाइप एक एंड से क्लोज है, उसमें F2 नहीं होगा, उसमें F3 होगा और F5 होगा, क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। बहरहाल यहां पर हेडिंग बनेगी रिक्वायर्ड की। अब जरा चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब, और सबसे पहले आप इस केस में एक जनरल फॉर्मूला मुझे बताएं क्या होना चाहिए। तो आपके जहन में आएगा कि सर हमने अगर पाइप दोनों एंड से ओपन हो तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसी का, वो कुछ यूं था, F इज इक्वल्स टू n टाइम्स V ओवर 2 टाइम्स L, और यहां पर जो n है वो सिंपल 1 2 3 एंड सो ऑन था। इसका मतलब ये हुआ यहां पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फंडामेंटल आ जाएगी। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फंडामेंटल F1, जो बनेगी V ओवर 2L। क्या बनेगा, V कितना है 340 और 2 टाइम्स L कितना है 1, तो 340 ओवर 2 ये 170 हर्ट्ज हमारी पहली यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। बाकी इसी के मल्टीपल होंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसी को n से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी 2 से करेंगे, कभी 3 से करेंगे। तो वही काम अब मैं करने लगा हूं बाकियों के लिए। नाउ अगर आपने F2 फाइंड आउट करना है तो वो फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स V ओवर 2L, यानी इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स F1, क्योंकि F1 का फॉर्मूला था ना V ओवर 2L। तो वैल्यूज पुट कर दें, 2 टाइम्स F1 अभी मैंने निकाला 170, सो दिस इज बेसिकली 340, सो 340 हर्ट्ज विल बी F2, यानी F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स F1। या आप डायरेक्टली यहां पर वैल्यूज भी पुट करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। सिमिलरली F3 भी मुझे चाहिए ना, तो F3 किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स V ओवर 2L। V ओवर 2L क्या था,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी 3 टाइम्स f1, तो क्या बनेगा 3 इंटू 170 और ये बनेगा 510 हर्ट्स। तो यूं आपकी ये तीनों फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं पार्ट ए में, और यही मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट। तो हेडिंग बनाते हैं रिजल्ट को लेके, रिजल्ट। सो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज आर, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज, हमने 3 फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट किया है। फंडामेंटल कितनी निकली 170 हर्ट्स, उसके बाद अगली हार्मोनिक कितनी निकली 340 हर्ट्स, और उससे अगली हार्मोनिक एंड 510 हर्ट्स। यानी इन शॉर्ट यहां पर हम लोगों ने बोथ एंड्स अगर ओपन हो पाइप का वो केस डिस्कस किया, एन वी ओवर 2L फॉर्मूला यूज किया, वहां पे 1 बाय 1 1 2 और 3 एन की वैल्यूज को पुट किया और आपके पास फ्रीक्वेंसीज आती गई। एन की वैल्यू 1 के लिए f1, एन की वैल्यू 2 के लिए f2 और सिमिलरली एन की वैल्यू 3 के लिए f3 आपके पास निकल आया। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कंडीशन है, यहां पर मैं लिख देता हूं पार्ट बी, और उसमें कहा था पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, यानी पाइप एक एंड से क्या है क्लोज है। तो यहां पर फॉर्मूलाज चेंज होंगे। अब यहां पर सबसे पहले सारा डाटा लिखते हैं, जो चीज हमें बताई जा रही है। गिवन वो तो आपका सेम है, आपको लेंथ गिवन है ऑर्गन पाइप की, कितनी गिवन थी 1 मीटर, और स्पीड ऑफ साउंड हमें बताई जा रही है, वो कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड। असल चीज थी रिक्वायर्ड, हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। नंबर 1 तो मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यहां पर लिख लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एक चीज तो मुझे ये फाइंड आउट करनी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा f1 के साथ। अब यहां पर अगर एक एंड क्लोज हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, यहां पर हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, f1 के बाद f3 होता है, इसका मतलब अगली मुझे क्या चाहिए f3, उससे अगली क्या होगी f5, यहां पर f2 और f4 एग्जिस्ट नहीं करते, और यहां पर हम लिख लेते हैं दिस इज बेसिकली थर्ड हार्मोनिक। इसे थर्ड हार्मोनिक आप कह सकते हैं, या इसे आप फर्स्ट ओवरटोन भी कह सकते हैं। इस चीज को फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल के बाद है। इसी तरह ये फिफ्थ हार्मोनिक है, और इसको आप सेकंड ओवरटोन भी कह सकते हैं। सेम पार्ट ए में भी ऐसा ही था, वहां पर ये जो सेकंड और थर्ड हार्मोनिक्स हैं ये आपका फर्स्ट ओवरटोन बनता है, यानी फंडामेंटल के बाद वाली फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरह ये बनेगी सेकंड ओवरटोन, और यहां पर भी मैंने यही लिखा है फर्स्ट और सेकंड ओवरटोन है, लेकिन ये हार्मोनिक्स कौन से हैं थर्ड और फिफ्थ, और ये हमारे पास है रिक्वायर्ड। तो यहां पर क्या हेडिंग होनी चाहिए रिक्वायर्ड। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब, और यहां पर ऑब्वियसली फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी। तो मैंने हेडिंग बनाई कैलकुलेशंस। क्या फॉर्मूला होता है यहां पर इस केस में अगर पाइप एक एंड से क्लोज हो? सो एज वी नो F इज इक्वल टू NV ओवर 4L, NV ओवर 4L। लेकिन यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि N की वैल्यू सारी नहीं होती, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, एंड सो ऑन। और यहीं पे जब आप N की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, तो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक्चुअली ये जो F का फॉर्मूला है ना, ये FN का जनरल फॉर्मूला होता है। सेम आप फर्स्ट पार्ट में भी यही लिखेंगे कि ये जो फॉर्मूला था ना ये F का, ये FN का है। N की जगह 1 पुट करेंगे F1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे F2 आ जाएगा। इसी तरह सेम मैंने यहां पर भी वही काम मैं करने जा रहा हूं, 1 पुट करेंगे तो F1 आएगा, विच इज V ओवर 4L। तो ये क्या बनेगा 340 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 1। तो 340 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 85 हर्ट्ज आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब क्या करेंगे, हम N की वैल्यू 3 पुट करेंगे क्योंकि थर्ड हार्मोनिक पे जाना है मुझे, तो वो F3 बनेगा विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स V ओवर 4L। V ओवर 4L मैं पहले भी निकाल चुका हूं, वो F1 के इक्वल है, और यही हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था 3F1 होता है।
तो आप क्या करेंगे 3 इंटू 85, तो 85 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 हर्ट्ज आपके पास ये वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दिस इज द थर्ड हार्मोनिक। नाउ अब मुझे क्या करना है, एन की वैल्यू 5 पुट करनी है। तो जब एन की वैल्यू मैं 5 के लिए काम करूंगा तो मेरे पास फिफ्थ हार्मोनिक निकलेगी F5 विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स V/4L फॉर्मूला बनता है, यानी 5 टाइम्स V/4L क्या था, F1। तो आपने 5 को F1 यानी 85 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा 425 हर्ट्ज। दिस इज बेसिकली F5 यानी फिफ्थ हार्मोनिक। तो पार्ट बी के अकॉर्डिंग हमारे तीनों आंसर्स आ चुके हैं और वही लास्ट पे हम लिख देंगे कहां पर, रिजल्ट में। तो मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज, रिक्वायर्ड क्या फाइंड आउट किए हैं हमने, फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी निकली हैं। नंबर 1 हमने फंडामेंटल निकाली है 85 हर्ट्ज और उससे अगले दो हार्मोनिक्स हमने फाइंड आउट किए हैं। नंबर 1 255 हर्ट्ज एंड उससे अगला हार्मोनिक क्या निकला है 425 हर्ट्ज। ये हमारा रिजल्ट होगा। तो इन शॉर्ट पार्ट बी में हमने क्या किया, बी पार्ट में हमें जो कंडीशन थी उसके मुताबिक एक एंड क्लोज था पाइप का, हमने क्या किया, फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक को निकालना था। जनरल फॉर्मूला यूज किया, एन की वैल्यू 1 पुट की तो फंडामेंटल आ गई, 3 पुट की तो थर्ड हार्मोनिक आ गई, 5 पुट की तो फिफ्थ हार्मोनिक आ गई और यही मेरे रिजल्ट्स हैं। बस ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, F2, F4, F6 एग्जिस्ट नहीं करते। सो दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अ ट्रेन इज अप्रोचिंग, एक ट्रेन अप्रोच कर रही है अ स्टेशन एट 90 किलोमीटर्स पर आवर। साथ साथ डेटा लिखते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है। एक ट्रेन है वो जो अप्रोच कर रही है स्टेशन की तरफ, आ रही है ऑब्वियसली, कितनी स्पीड के साथ आ रही है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन क्या चीज है, ट्रेन एक सोर्स है जो विस्लिंग करेगी, उसने आगे लिखा है साउंडिंग अ विसल, यानी जो साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो ये सोर्स है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि स्पीड, किसकी स्पीड है, ये सोर्स की स्पीड है। तो यहां पर मैं u के साथ s लिख देता हूं जो ट्रेन की स्पीड है एक्चुअली। दिस इज 90 किलोमीटर्स पर आवर। इसे साथ ही कन्वर्ट कर लें, 90 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू बनेगी मीटर पर सेकंड, जो कि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर निकलेगी 25। तो सोर्स की जो स्पीड है us जिसे हम कहते हैं वो कितनी निकल आई, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, साउंडिंग अ विसल ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, यानी वो कितना साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें बता दी गई है और वो हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी बताई है, 1000 हर्ट्ज। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है ऑफ द विसल एज हियर्ड बाय द लिसनर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी एक ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, मतलब वो रेस्ट में है और वो क्या कर रहा है, इसको सुन रहा है, इस फ्रीक्वेंसी को यानी इस साउंड को, और उसके लिए बताएं व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 यहां पर मैं रिक्वायर्ड की हेडिंग देता हूं और रिक्वायर्ड में मैं लिखूंगा मुझे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मुझे ये फाइंड आउट करनी है ऑब्जर्वर के लिए, और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को मैं एफ के साथ ए लिख लेता हूं। और ये कौन सा केस है, अगर जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं कि ये असल केस है कि एक सोर्स है, यहां पर ट्रेन है, वो क्या कर रही है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है और उसी सिनेरियो में हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने साइड पे एक ब्रैकेट में मेंशन कर दी कंडीशन। ओके, वापस चलते हैं क्वेश्चन में, एक और भी कंडीशन है। व्हाट विल बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एक और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालो हियर्ड बाय द सेम लिसनर इफ द ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशन। इस दफा ट्रेन अवे जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, वो भी लिख लेते हैं। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मुझे क्या करनी है, इस दफा फाइंड आउट करनी है, लेकिन
इस दफा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को हम एफ बी कह लेते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन इस दफा ट्रेन मूव क्या कर रही है, टुवर्ड्स नहीं है, अवे है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि इस दफा क्या हो रहा है, ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर, यानी लिसनर तो बैठा हुआ है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर, फ्रॉम स्टेशनरी यानी एक रुके हुए लिसनर कह लें या ऑब्जर्वर कह लें। तो ये दो चीजें हमें पूछी जा रही हैं, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं। और लास्ट पे क्वेश्चन के हमें बताई जा रही है स्पीड ऑफ साउंड 340, वो आप गिवन में लिख लें। तो गिवन में मैं लिख रहा हूं स्पीड ऑफ साउंड यानी v की वैल्यू 340 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। तो सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग कैलकुलेशंस की और सोचें क्या फॉर्मूलाज यहां पर दोनों केसेस में इस्तेमाल होने चाहिए। सबसे पहले पार्ट ए, यानी ट्रेन जो है यानी जो सोर्स है अगर वो मूव कर रही है, ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स कहां पर, ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर कौन सा है, स्टेशनरी यानी वो रुका हुआ है। तो पहली कंडीशन मैं अप्लाई कर रहा हूं कि इफ द ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, वो क्या होता है, दैट इज v डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। यहां पर ऑब्जर्वर की स्पीड मैटर नहीं करेगी क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो इसलिए v ओवर v माइनस यूएस आएगा। और वैसे ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपके ख्याल से कम निकलेगी या ज्यादा निकलेगी, तो ये ज्यादा निकलेगी क्योंकि एक ट्रेन है, एक सोर्स है, वो आपकी तरफ आ रही है, तो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन एक चीज जब आपकी तरफ आ रही है तो अपेरेंटली आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील होगी, लाउडनेस आपको फील होगी ना, आवाज ऊंची लगेगी आपको जब एक चीज आपकी तरफ आती जा रही है। तो बहरहाल यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। v की वैल्यू 340 डिवाइडेड बाय, हम 340 में से यूएस यानी 25 हमने ऊपर कैलकुलेट किया था गिवन में, माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1000। ऊपर 340 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 340 के साथ 3 जीरो आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा, 340 में से 25 को माइनस करो तो 315 आ जाएगा। अब आप सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें, इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 1079.36 हर्ट्ज क्या निकलेगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। और यही हमारा प्रूफ है कि जब भी कोई चीज, कोई सोर्स आपकी तरफ अप्रोच करेगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। नाउ अब दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी चीज भी तो हमने फाइंड आउट करनी है ना, कि ट्रेन यानी वो जो सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मूव्स, इधर को मूव्स कर रहा है अवे फ्रॉम द लिसनर। सोर्स मूव जो कर रहा है अवे फ्रॉम, कौन सा लिसनर है, स्टेशनरी लिसनर है, मतलब लिसनर मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी लिसनर कह लें या ऑब्जर्वर कह लें। अब ये इस पार्ट के लिए मैं काम करने जा रहा हूं। अब इस पार्ट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इस फ्रीक्वेंसी को हमने एफ बी कहा हुआ है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को, और ये फॉर्मूला बनेगा v ओवर v प्लस यूएस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और ये आंसर हमारा 1000 से कम निकलेगा, असल फ्रीक्वेंसी से भी कम आएगा। उसकी वजह यह है कि ट्रेन जो है वो अवे मूव कर रही है, और जब भी कोई एक सोर्स अवे जाएगा तो अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी ना, वो दूर जाता जा रहा है, हमें आवाज कम होती जाएगी जो सुनाई देने वाली है। ओके, ऊपर लिखे 340 और नीचे क्या आएगा इस दफा, 340 में ऐड हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो सेम ऊपर 340 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 340 के साथ 3 जीरोज आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय ये बनेगा नीचे 365, इन दोनों का सम। और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 931.51, और यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। ये आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी बी कैटेगरी में, यानी जब एक ऑब्जर्वर रेस्ट में है लेकिन सोर्स उससे अवे जा रहा है। और यही लास्ट में मैं लिखने जा रहा हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के। सो यहां पर मैंने हेडिंग बनाई रिजल्ट की। सो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज हमने क्या की हैं, दो तरह की अपेरेंट फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट किया है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज। और वो कितनी है हमारे पास, यानी कौन कौन सी हैं, दो फ्रीक्वेंसीज को मैंने फाइंड आउट किया है। नंबर 1 1079.36 हर्ट्ज एंड
नंबर 2 मैंने फाइंड आउट किया 931.51 हर्ट्ज। ये पहली फ्रीक्वेंसी कब निकली है? जब एक सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 1000 से ज्यादा होगी। और ये कैटेगरी क्या थी? अगर एक सोर्स आपसे अवे जा रहा है। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हमें दो कंडीशंस उसने कही थी। एक सिचुएशन में एक ट्रेन आपको अप्रोच कर रही थी और दूसरी सिचुएशन में ट्रेन आपसे अवे जा रही थी, ठीक है। हमें क्या करना था? दोनों सिचुएशन में अपेरेंट फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना था। पहली सिचुएशन में ही मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, हमारे पास आंसर आ गया 1079.36। और दूसरी कैटेगरी में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और मेरे पास आंसर आ गया 931.51 हर्ट्ज। दिस इज टोटली अबाउट द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 7।